लर्निंग के अंतर्गत या अधिगम के अंतर्गत कहा जाए तो मानव जीवन या बालक के जीवन में सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जन्म के बाद से ही प्रारंभ होती हैं और नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई अनुभव उसी के माध्यम से या अधिगम के माध्यम से बालक करता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि ये नवीन अनुभव जो व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि या संशोधन करते हैं, इन अनुभवों का प्रयोग करना ही हम सीखना कहते हैं या सीखना कहलाता है, जिसको हम लोग लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और इस लर्निंग के माध्यम से ही बालक के अंदर तमाम तरीके के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और इसी के माध्यम से बालक क्रियाओं को करता भी है। तो सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता, या हर प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनका सीखना नहीं कह सकता, या व्यवहार में जो परिवर्तन का कारण होता है वो थकान, बीमारी, परिकल्पनाएँ या कह सकते हैं आदि कारण हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित भी करते हैं। और परंतु ऐसे परिवर्तन को सीखना हम नहीं मान सकते। और मनोवैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाशास्त्री हैं, उन्होंने मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से बताया है जो अभ्यास व अनुभवों के फलस्वरूप घटित होते हैं तथा अस्थायी व धारणीय भी होते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं। उन परिभाषाओं में अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि गेट्स ने बताया था, या गेट्स ने अपने अनुसार बताया है कि सीखना एक सुधार की प्रक्रिया है, या कह सकते हैं एक प्रकार से जो सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं वो सुधारात्मक प्रवृत्ति को जागृत करती हैं और यह एक सीखने की प्रक्रियाओं को डेवलप भी करती हैं। तो सीखना एक सुधार की प्रक्रिया है, मतलब जो निरंतर सुधार की प्रवृत्ति को डेवलप करे या सुधार की प्रवृत्ति को और भी व्यवस्थित करने का प्रयास करे, उसे ही हम मानते हैं कि वो गेट्स ने जो बताया वो सुधार की प्रक्रिया बताया है, अर्थात सीखने को सुधार की प्रक्रिया माना जा सकता है। दूसरी कंडीशन की बात करें कि उसमें जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मंतव्यों के माध्यम से, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपने मानसिक डेवलपमेंट के माध्यम से इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है और ये चीज़ें समझाने का प्रयास किया है कि किस किस प्रकार से कौन कौन से डेवलपमेंट हो सकते हैं या विकास अधिगम में कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसमें जो वुडवर्थ ने बताया था, उन्होंने बताया था सीखना कोई नया कार्य करना होता है या सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से हम कुछ नया कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग इज ए न्यू वर्क्स, या कह सकते हैं लर्निंग प्रोसेस इज न्यू वर्क। जो लर्निंग की प्रक्रियाएं होती हैं वो नए वर्क को या नए कार्य को धारण करवाती हैं, जो कि लर्निंग के अंतर्गत ही अपनी परिभाषाओं के माध्यम से बताई भी गई हैं। तो ये प्रणाली कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है और कह सकते हैं कि वुडवर्थ ने लर्निंग के माध्यम से एक परिभाषा तो वर्क बताया, कार्य को बताया, लेकिन एक प्रणाली और भी बताई है कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, या सीखने की प्रक्रियाएं ही अधिगम है, इसको बताया है वुडवर्थ ने। ये परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछी भी गई है कि जो नवीन ज्ञान है व नवीन प्रवृत्तियां हैं या प्रक्रियाएं हैं को प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो अधिगम का ही प्रयोग करते हैं, या नवीन प्रक्रिया अधिगम ही है। तो ये चीज़ें किसने बताई? ये बताई है वुडवर्थ ने ही बताया है। डॉक्टर मियर्स ने तो बताया ही था, सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति को ही हम अधिगम मानते हैं या अधिगम कहते हैं। और क्रो एंड क्रो ने जो बताया, क्रो एंड क्रो आप जानते होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं इन्होंने सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके अंतर्गत कुछ प्रणालियों के माध्यम से कुछ परिभाषाएं भी दी हैं इन्होंने। तो इनकी परिभाषाओं को अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि जो अधिगम होती हैं वो हमारे आदतों, हमारे ज्ञान एवं अभिक्रियाओं का संगठन या अभिक्रियाओं का संगठन होती हैं। कह सकते हैं कि अधिगम जो होती हैं हमारे आदतों, ज्ञान और अभिक्रियाओं का एक प्रकार से, आवृत्तियों का एक प्रकार से संगठन होती हैं, जो कि हमारी मनोवृत्तियों को प्रभावित भी करती हैं। ऐसा बताया था क्रो एंड क्रो ने। तो ये परिभाषा बताई थी क्रो एंड क्रो ने। और कह सकते हैं कि एक गेट्स ने जो परिभाषा बताई वो तो पहले था ही, सीखने की सुधार की प्रक्रिया ही प्रोसेस या प्रोसेस के अंतर्गत जो वर्क होता है उसको ही हम लोग अधिगम मानते हैं। लेकिन गेट्स ने जो बताया, उन्होंने बताया कि अधिगम जो होता है उसका जो अनुभव होता है वह उसका प्रशिक्षण के जो परिणाम होते हैं उसके स्वरूप का व्यवहार में परिवर्तन करना ही एक प्रकार का अधिगम माना जाता है। ये ऐसा बताया था गेट्स ने, एक परिभाषा और भी दी है। तो ये चीज़ें बताई हैं। और क्रॉनबैक का नाम भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया था कि अधिगम के माध्यम से जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और जो हमारे जिस परिवर्तन आता है और जिसको हम व्यक्त करते हैं, जिस प्रक्रिया प्रणाली के माध्यम से या व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम अधिगम मानते हैं।
अर्थात कह सकते हैं कि अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मानते हैं कि अधिगम है, सीखना है। और फ्रेंडसन ने भी बताया है कि सीखना अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन लाना है या परिवर्तन है। सीखना अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है, ऐसा बताया था फ्रेंडसन ने। और वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा और भी दी है, तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि कई परिभाषाओं के अंतर्गत इनकी प्रणालियाँ डेवलप होती हैं, इनको बताया भी जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम ध्यान से समझें तो कह सकते हैं कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया होती है, और कह सकते हैं कि यह एक नया कार्य है, नवीन ज्ञान है व नवीन अनुभवों को नवीन प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, ऐसा बताया था किसने? ऐसा बताया था वुडवर्थ ने भी। थॉर्नडाइक ने क्या बताया है? थॉर्नडाइक के अंतर्गत आप जानते होंगे, थॉर्नडाइक ने अधिगम को उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उत्तेजना की प्रक्रिया को डेवलप करना, उत्तेजना से जोड़ना ही एक प्रकार का अधिगम बताया जाता है। उत्तेजना से जोड़ना मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है वो उपयुक्त अनुक्रिया के आधार पर हम चयन करते हैं, और जो उत्तेजना होती है, स्टिम्युलस होता है, उसके माध्यम से अपनी प्रवृत्ति को जोड़ना ही एक प्रकार का अधिगम होता है, ऐसा बताया था थॉर्नडाइक ने। ऐसा बताया था थॉर्नडाइक ने, इसी ध्यान रखें थॉर्नडाइक का है ये। और स्किनर ने जो बताया था, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक ने देखा जाए तो बिल्ली पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। और स्किनर ने क्या बताया कि व्यवहार में जो व्यवहार के अर्जन की प्रक्रियाएँ होती हैं, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम होती है, इसे माना जाता है, इसे बताया जाता है जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कह सकते हैं सभी परिभाषाएं अधिगम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसके अंतर्गत बताई गई हैं। धन्यवाद।